शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की खौफनाक कहानी आबिद शेयर कर रहे हैं लाहौर से। आबिद कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूँगा, जो कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ये आज से तकरीबन 17 बरस पुरानी बात है। उस वक्त मैं लाहौर मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप पर एज ए मैकेनिक काम किया करता था। इलेक्ट्रिशियन था, मैकेनिक था, तो मैं वहाँ पर काम भी करता था। मुझे पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गाड़ियों के इंजन भी हो गए, हर ऐसी चीज़ें जो होती थी उनमें मैं बहुत ज़्यादा माहिर था, काम करता था। तो मुझे वहाँ पर ऑफ़र हुई कि तुम यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप पर आकर काम किया करो, तुम्हें अच्छी इसकी कीमत भी दी जाएगी तुम्हारे काम की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ से भी कुछ तजुर्बा ले लूँ कि किस तरह से जो पुराने रेलवे इंजन्स होते हैं उनको फिक्स किया जाता है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो लाहौर मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप है वो बहुत कदीम और पुरानी और अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है। वहाँ पर ऐसे ऐसे पुराने रेलवे इंजन्स हैं जो बहुत कदीम अंग्रेज़ों के दौर के हैं। मैंने वो भी देखे। मुझे ऐसी एंटीक पुरानी मशीनरीज को देखने का भी बहुत शौक था। अब वो जो वर्कशॉप है थी भी खासी वसी और बड़ी, इसलिए मेरी अपनी भी, जहाँ पर मैं दिन भर काम करता था, मेरी अपनी भी एक दुकान थी, वर्कशॉप थी, वो भी लाहौर दिल्ली गेट पर थी। तो अब मैंने वहाँ पर भी जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पर मैं रेलवे वर्कशॉप पर तब जाता था ज़्यादातर जब मुझे कोई बहुत अर्जेंट वो लोग बुलाते थे। फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ पुरानी मशीनरी को ठीक करने का, उनको देखने का, उनसे एक्सपीरियंस लेने का, उनके स्पेयर पार्ट्स को देखने का कि वो कैसे इंस्टॉल होते थे या पुरानी मशीनरी कैसे बनी होती थी। तो मैंने खुद भी जाकर वहाँ पर काम शुरू कर दिया। वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा मैकेनिक मजदूर काम किया करते थे, कुछ स्क्रैप यार्ड का भी काम होता था, ये सारे काम भी होते थे। तो वहाँ पर मैं शाम को जाता था, दिन भर अपनी वर्कशॉप पर बिजी, और रात को वहाँ चला जाता था। अब वो वर्कशॉप जो थी वो ऐसी वर्कशॉप थी जहाँ पर रात में भी काम होता था, और ऐसे होता था जैसे दिन में होता है। बहुत से मजदूर, मिस्त्री, मैकेनिक रात के वक्त भी वहाँ पर इंजन प्रिपेयर किया करते थे। एक रात की बात थी, मैं उन्हीं पुराने इंजन्स वाली साइड पर था। मैं एक रेलवे इंजन पर काम कर रहा था, मेरे साथ एक और भी मैकेनिक था, हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे ऐसा लगा जैसे जो बहुत पुराने इंजन है, जैसे उनमें से किसी एक इंजन की विसल बजती है, सीटी बजती है, उसकी आवाज़ ही और होती है। जो वो मुझे आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा मैं वहम कर रहा हूँ। मैंने दूसरे मैकेनिक से कहा तुम्हें कोई आवाज़ आई है? कहता नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पुराने इंजन की आवाज़ आ रही है। कहता नहीं, तुम वहम कर रहे हो, यहाँ पर किसने पुराने इंजन ज़मानों से बंद पड़े हैं, वो तो जंग लगे हुए हैं, वो तो उनके तो स्पेयर पार्ट भी काम मैकेनिक में दोबारा से ठीक करने के काबिल नहीं है, फिक्स होने के काबिल नहीं है, तो तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है। इतने में हम लोग बातें करते करते तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। वो कहता है मैं ना चाय लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा ठीक है तुम चाय ले आओ। हम लोग खाना खा कर आए थे, थोड़ी देर पहले हमें भूख लगी हुई थी, दोपहर को हमने खाना खाया नहीं था, तो हम लोग जल्दी खाना खाए थे। वो चाय लेना चला गया और मैं वहाँ पर अकेले बैठकर उसी इंजन पर काम कर रहा था। फिर से मुझे आवाज़ आई विसल बजने की, और ऐसे लगा जैसे लोहे के किसी भारी ब्लॉक के ऊपर कोई चीज़ मारता है, कोई लोहे की किसी चीज़ को जैसे तोड़ा होता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, हमने कोई चीज़ खोलनी हो, तोड़नी हो, हम हथौड़े मारते हैं, तो वो ऐसी आवाज़ें आ रही थी।
मुझे बड़ा तजुर्बा हुआ कि इस तरफ तो कोई है नहीं, फिर ये पुराने इंजन को कौन तोड़ रहा होगा। मैंने अपनी लालटेन उठाई, टॉर्च भी होती थी, लालटेन भी होती थी, दो चीज़ें रखते थे पास कि अगर ये ख़राब हो जाए तो दूसरी हमारे पास उसके इफ्स होना चाहिए कुछ ना कुछ। मैंने लालटेन उठाई और मैं पुराने इंजन जिस तरफ थे उस तरफ जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जिस तरह से बिल्कुल जो एंड पर इंजन थे, जहाँ पर दिन के वक्त भी नहीं जाया जाता था, वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ भी थी, उस तरफ से आवाज़ आ रही थी। अब मैं फिर थोड़ा सा और आगे हुआ, एक वहाँ पर ट्रेन का एक हिस्सा था, जैसे मालगाड़ी के बॉक्स होते हैं, वो भी कुछ पुराने वहाँ पर रखे हुए थे जो काबिल इस्तेमाल नहीं होते, टूट जाते हैं, ब्रेकेज हो जाती है तो उनको फेंक देते हैं वहाँ पर कि बाद में जब ये ठीक होंगे तो उनको उठा लेंगे। मैं वहाँ पर उनके ऊपर चढ़कर तो आगे जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि जिस तरह से उस पुराने इंजन के पास कोई मौजूद है। कद उसका खासा दराज था, काले रंग का लिबास था। मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी, वो एक औरत थी, बहुत दराज कद औरत थी और वो जोर जोर से उस पुराने इंजन के जो बैक साइड पर एक प्लेट होती है उसके ऊपर हाथ मारी थी। इतने जोर जोर से वो हाथ मारी थी और वहां तक आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई लोहे को तोड़ है, कुछ हथौड़े से तोड़ है। हाथ भी काफी ज्यादा लंबे थे, काले से लंबे लंबे हाथ, कद भी बहुत लंबा था। मुझे लगा वो ब्लॉक्स के ऊपर खड़ी है। एकदम जैसे वो औरत इस तरफ होकर फिर आगे की तरफ गई, एंड तक उसके इंजन के जाने लगी। ऐसा लगा उसने उस पुराने इंजन को जैसे थोड़ा सा ऊंचा किया हो। मैं तो डर गया और मैंने पूछा कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। एक दो बार मैंने कहा, जैसे लगा कोई लोहे की बहुत भारी चीज जैसे नीचे गिरी है। मैं बहुत डर गया और वो औरत गायब हो गई। अब तो मेरे खौफ की हद नहीं थी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला। मैं डर रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि अगर मैं उन ब्लॉक से नीचे गिरता तो मुझे अच्छी खासी चोट लग जानी थी। बहरहाल बचता बचाता मैं वहां से तो आ गया। आगे जब मैं आया जिस तरफ हम काम कर रहे थे, मैं क्या देखता हूँ जिस तरफ मैं बैठकर काम कर रहा था वहां पर कोई बैठा हुआ है। उसने भी काले रंग के कपड़े पहने हैं, जबकि जो मेरे साथ मैकेनिक था ना उसके काले कपड़े थे ना मेरे काले कपड़े थे। मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसने ब्राउन से कलर का सूट पहना हुआ था। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो वो जो काले लिबास वाला जो भी कोई था वो उठकर इंजन में आगे की तरफ चला गया। तो मैं उस टाइम भी पूछ रहा था कि यहाँ पर कौन है जो बार बार इधर मुझे तंग कर रहा है। आगे गया तो आगे कुछ भी नहीं। इतने में मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था आगे पीछे होकर कि मुझे कोई नजर आ जाए। तो मुझे जिस इंजन पर हम लोग काम कर रहे थे उसके बिल्कुल ऊपर छत की तरफ दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, जैसे छत के ऊपर कोई है। आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली की आंखें चमक रही होती हैं। मैंने शोर मचा दिया कि ऊपर है कौन। मैं ऐसे पीछे होकर देखने लगा, ऊपर कुछ भी नहीं था, छत खाली था। पलक झपकते जैसे कोई यहाँ से वहां हो रहा था और अपना आप जाहिर भी कर रहा था। ऐसे भी मैं चिल्ला ही रहा था तो वो मैकेनिक आ गया चाय लेकर। कहते तुम्हें क्या हो गया, किसको ढूंढ रहे हो। मैंने उससे कहा कि बड़ा अजीब माजरा हुआ है। तुम्हें मैं बता रहा था ना कि पुराने इंजन की तरफ से मुझे सीटी बजने की आवाज़ आ रही थी। अभी मुझे वहाँ से फिर मैंने किसी औरत को देखा है। वो हैरान हो गया, हंसने लगा, कहता यहाँ पर औरतें कहाँ पर आ गई भाई, ये वर्कशॉप है, यहाँ पर तो आम लोग नहीं आते। मैंने उससे कहा मेरा यकीन करो मुझे यहाँ भी कोई नजर आया। कहता फिर कोई भूत प्रेत ही होंगे, जिन्नात ही होंगे, या यहाँ पर और तो कुछ नहीं होगा, जितने पुरानी ये जगह है यहाँ पर वही होंगे। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, जिन्नात वगैरह कुछ भी नहीं होते, तो मुझे डराओ मत। कहने लगा फिर अगर वो इंसान नहीं है तो फिर जिन्नात ही होंगे ना, वो फिर गायब कैसे हो गई। बार वो मजाक उड़ाने लगा। हम दोनों ने चाय पी। अभी हम लोग चाय पी रहे थे, उस वक्त भी ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी बहुत भारी भरकम लोहे की चीज को कोई घसीट रहा है। जिस तरफ से आवाजें आ रही थी उस तरफ कोई था नहीं, ना उस तरफ कोई जाता था। वहां पर एक गैलरी सी बनी थी, बरामदा था और एक गैलरी बनी हुई थी। बरामदे में भी कुछ पुरानी कुर्सियां रखी हुई थी। अक्सर वहां पर लोग जाकर बैठ जाया करते थे, जो मजदूर काम से थके हुए होते थे, तो वहां पर वो जरा रेस्ट कर लेते थे। बहरहाल हम लोगों ने 9 साढ़े 9 बजे तक काम किया। मैंने उससे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मेरे से और काम नहीं हो रहा, चलो चलते हैं। कहता ठीक है। हम लोग वहां से निकल आए। अभी हम लोग जा ही रहे थे, एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से मुझे पीछे से कमर से किसी ने कमीज को पकड़ा हो। वाज़ेह तौर पे जैसे कोई पीछे से खींचता है
मैं गिरता गिरता बचा। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो कहने लगा तुम्हें क्या हुआ है? तो मैंने से कहा कि मुझे ऐसे लगा कि पीछे से मेरा कमीज किसी ने पकड़ा है। कहता यहाँ तो कोई है ही नहीं है, क्या हो रहा है हमारे साथ। बहरहाल हम लोग वहां से निकल आए तो हम लोगों को रास्ते में उसने रोक लिया। वहां पर एक चौकीदार बैठता था। चौकीदार ने रोका और चौकीदार हमें कहता है कि क्या बात है, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, पीछे पलट पलट कर क्या देख रहे हो। हमने से कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। हमें पता था कि अब ये ज़्यादा तफसील पूछेगा, फिर ये साथ लेकर जाएगा कि मैं भी इस तरफ जाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वहमी टाइप बंदा था। बहरहाल हम लोग वहाँ से निकल पड़े। मैं अपने घर की तरफ आ गया, वो अपने घर की तरफ चला गया। वर्कशॉप जो थी मेरी वो मैं बंद करके ही इधर आता था। घर गया तो घर भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सर भारी था, कंधे भारी थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मैं दिन भर का थका हूँ। बहरहाल मैं सो गया। सुबह उठा, अपनी वर्कशॉप पर गया, हस्बे मामूल काम किया। सुबह भी मैं फ्रेश नहीं था, थकावट मुझे सुबह भी महसूस हो रही थी। तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे मैंने वर्कशॉप जाना था, रेलवे मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप पर जाना था, क्योंकि जिस इंजन पर आज हम लोग काम कर रहे थे वो काम हमने फाइनल करना था। फिर उस इंजन को उन लोगों ने चेक करने आना था। बहरहाल मैं जल्दी निकल गया। कुछ अपने वहाँ से मैंने सामान उठाना था वो लिया और मैं चला गया। आज बिल्कुल वर्कशॉप खाली था, कोई और मैकेनिक अभी तक नहीं आया था, ना मुझे कोई मजदूर नजर आया, सिर्फ मुझे चौकीदार नजर आया। उससे मिलने के बाद मैं अंदर चला गया, वर्कशॉप में जाके काम करने लगा। मैं वहाँ पर काम कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगे जैसे कोई हलचल हो रही है मेरे आसपास, जैसे पुराने इंजनों को कोई छेड़ रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, नीचे छलांग लगा रहा है। वाज़े तौर पर कोई अपना आप जाहिर कर रहा था, और था भी दिन का टाइम। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी। मैं यहाँ वहाँ खड़ा होकर देखने लगा, कोई भी नहीं था। जैसे मैं फिर इंजन पर काम करने लगता, फिर गड़बड़ शुरू हो जाती, फिर ठक ठक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती, जैसे बिल्कुल मेरे पास है कोई। मैं थोड़ा सा चिढ़ गया और मैंने कहा कौन है यहाँ पर, मेरे सामने हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे गुस्से में आ जाते हैं कि मुझे वो मेरे पूरी तरह से दिमाग लगाकर कोई काम नहीं था करने दे रहा। अभी मैंने ये कहा था, उसी लम्हे इतना मोटा पत्थर आकर इंजन के पास लोहे के एक हिस्से के ऊपर लगा। उसकी ऐसी आवाज आई जिस तरह से पता नहीं क्या चीज उस पर आकर लगी, जैसे कोई किसी ने गोली मार दिया उस जगह पर। इतना उसका शोर आया, मैं डर गया। मैंने देखा तो पत्थर था, और पत्थर भी उसी साइड से आया था जिस तरह वो पुराने इंजन थे। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो मुझे तंग कर रहे हो। बजाय मुझे वहां से हट जाना चाहिए था डरने के, मैं उस तरफ बढ़ गया। आगे जाकर देखा तो कहीं कोई भी नहीं था, लेकिन वही जो पुराना इंजन जहाँ पर मैंने रात को एक औरत को वो हाथ मारते देखा था, उस तरफ कोई था। उस तरफ से मुझे आवाज़ आई। आवाज़ ऐसे ही जैसे कोई बोल रहा है कुछ, जैसे किसी से कोई बात करता, मुखातिब होता है। मैं फिर उन्हीं डिब्बों के ऊपर चढ़ता हुआ आगे गया। आगे जाकर देखा तो पुराने इंजन के साथ नीचे अंधेरे में कोई बैठा हुआ था। वो इतनी अजीब जगह थी, इतना घास था वहाँ पर, कचरा भी था, कोई वो बैठने वाली जगह नहीं थी। मुश्किल वहाँ पर खड़े हुआ जाता था, तो वहाँ पर ऐसे झुक कर कोई बैठा हुआ था। दिन के बात है ये, और उस तरफ इसलिए अंधेरा होता था क्योंकि वो बिल्कुल बैक साइड पर थे और उनके ऊपर एक शेड भी था। मैंने कहा कौन है यहाँ पर? बस उसने ऐसे एक दफा चेहरा ऊपर किया, काला सा चेहरा था, खौफनाक चेहरा था। मेरी चीख निकल गई। मैं पीछे हटा और मैं सर के बल पीछे गिरा एक बॉक्स के ऊपर। पता नहीं कोई मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया, वरना मेरा सर बहुत जोर से लगना था। पता नहीं किस चीज ने मुझे बचाया कि मैं गिरा पूरी ताकत से था, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। मैं डर गया। मैं फौरन से हिम्मत करके उठा कि कहीं मेरे पर कोई हमला ना कर दे। मैं बाहर की तरफ भागा, जिस तरफ चौकीदार बैठा था। चौकीदार ने जब मुझे देखा तो चौकीदार ने कहा क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है या तुम गिरे हो? मैं चौकीदार के पास गया और मैंने चौकीदार को बताया कि इस तरह से कल रात से ये काम हो रहा है। उसने कहा कि मैं यहाँ पर दिन रात पहरा देता हूँ, जब तुम लोग जाते हो तो मैं इस वर्कशॉप को बंद करके जाता हूँ।
जिस तरफ पुराने इंजन है वहां पर जिन्नात का बसेरा है। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे कह सकते हो वहां पर जिन्नात का बसेरा है। उसने कहा मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर पहरा देते हुए, मैंने अपनी आंखों से जिन्नात को देखा है। तुम जानते हो शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पर पहरा देता था मुझे एक मर्द नजर आता था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक होता था। वो एक जैसे कोई पुराने दौर के अंग्रेज होते हैं उस तरह का वो उसका चेहरा था, और लिबास भी अंग्रेजों वाला था। मुझे पुराने इंजन के आर पार होता नजर आता था। कई बार मैंने उसे देखा, मैं डरने लग गया। मेरे एक मौलवी साहब थे जानने वाले, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें बताया कि मैं उस जगह पर पहरा देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कोई ऐसी मखलूक नजर आई, एक मर्द के रूप में है। जब मैं उसके पीछे जाता हूँ वो गायब हो जाता है, जब भी मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ वो गायब हो जाता है, लेकिन वो मुझे अपना आप जाहिर ज़रूर करता है, मुझे अपना आप दिखाता ज़रूर है। उन्होंने मुझे मना किया कि उस तरफ न जाना, उस तरफ जिन्नात है। बाज़ औक़ात जिन्नात अजीबोगरीब रूप लेकर भी अपना आप जाहिर करते हैं, तो उस तरफ तुम ना जाना। मैंने उस तरफ आना जाना ही छोड़ दिया। उसके बाद मुझे उस तरफ से आवाज़ें आती थी। रात के वक्त मुझे उस तरफ से कोई पुकारता था, मेरा कभी नाम लेता था, कभी कोई नाम लेता था, जैसे किसी के बुलाने की आवाज़ आती थी, किसी औरत की आवाज़ आती थी। शुरू शुरू में जब मैंने औरत की आवाज़ें सुनी, मैं परेशान हो गया कि औरत कहाँ से आ गई यहाँ पे। इस तरफ तो कभी कोई औरत आई नहीं, ना यहाँ पर औरत का कोई काम है। तो मैं मौलवी साहब की बात मेरे जहन में भी थी, ना चाहते हुए पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उस तरफ चला गया अपनी लालटेन लेकर। शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का। तो जब मैं वहां पर गया तो उन्हीं पुराने इंजनों के दरमियान में मैंने एक औरत को खड़े देखा था। वो भी बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके बाद आज तक मैं उस साइड पर नहीं गया। मुझे 8 साल हो गए हैं। मुझे मौलवी साहब ने कहा था कि तुम अगर उस तरफ नहीं जाओगे तो ना वो तुम्हें बुलाएंगे, ना अपना आप जाहिर करेंगे। वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर देते हैं कि हम यहाँ पर हैं। अगर फिर कोई उनकी तरफ जाएगा तो वो उसको डराएंगे भी, उसके पीछे भी आएंगे। मैंने उसे कहा मैं तो उनके पीछे गया हूँ, मैंने तो पहली रात भी देखा है, मैं वहां पर गया हूँ, मैंने उसे बुलाया भी है। उस वक्त वो गायब हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे बार बार नजर आ रही है। और अभी भी एक बहुत बड़ा पत्थर उसने उस इंजन की तरफ फेंका जिस तरफ मैं काम कर रहा था। मैंने फिर जाके भी उसे देखा है। उस चौकीदार ने मुझे कहा बेहतर ये कि तुम अब घर चले जाओ, तुम यहाँ पर काम ना करो, अभी आज के दिन तो ना करो, ऐसा ना हो तुम्हें कोई नुकसान दे दे। जानते हो ना वहाँ पर कितनी कितनी लोहे के भारी ब्लॉक्स पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, कोई चीज़ उठा कर तुम्हारे ऊपर फेंकते तुम क्या करोगे? तो जिन्नात हैं, हमला भी करते हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया। अभी उससे बात नहीं कर रहा था तो वो दूसरा मैकेनिक आ गया। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, काम नहीं करना? मैंने उससे कहा कि भाई ये मसला बना है। वो हंसने लगे, कहता कुछ भी नहीं है, वैसे ही तुम लोग ऐसे पागलों वाली बातें करते हो, आओ अंदर मेरे साथ, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, कुछ होता तो मुझे ना नजर आता। वो मान ही नहीं रहा था। चौकीदार ने भी उसको मना किया कि तुम जाके काम आज कर लो अकेले, इसको ना करने दो। उसने कहा कुछ भी नहीं होता, छोड़ो, ये तुम्हारी भी कहानी है। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया, हमने फिर काम शुरू किया। मेरे से काम हो नहीं रहा था। मैं उस तरफ जाता गया, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, सर बहुत भारी हो गया, जैसे सर चकराने लग जाता है, ये हालत होगी मेरी। उसने कहा कि तुम इधर मेरे पास बैठकर मुझे सर बताते रहो, बाकी मैं खुद कर लूँगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है। अब ऐसे बता रहा था कि ऐसे ऐसे यहाँ से ये काम करो। मैं भी एक उससे बातें कर रहा हूँ, एकदम से मेरे पीछे जैसे अंधेरा सा होने लग गया। जिस तरफ मैं खड़ा था अंधेरा होते होते जैसे काला सा साया मेरे पीछे आया, और वो जो लड़का काम कर रहा था उसने भी शोर मचा दिया। उसने कहा तुम्हारे पीछे कोई है। वो काले रंग का शेडो सा था। वो भागा तो मैं आगे की तरफ भागने लगा तो मेरे पीछे से पाँव किसी ने पकड़ लिया। वो उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी, काला स्याह हाथ था, वजूद नजर नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह अकबर किया और पूरी ताकत से जैसे मैंने अपना पाँव छुड़वाया और हम लोग भागे भाई चीखो पुकार करते। एक तो हम लोग थे बिल्कुल अकेले उस दिन। चौकीदार भी आगे से बेचारा भाग कर आया कि क्या हो गया। फिर हमने उससे बताया कि हमें तो कोई चीज़ इधर काम नहीं करने दे रही, डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि तुम लोग अभी इधर काम ना करो, आज वर्कशॉप बिल्कुल खाली है और जगह भी बहुत बड़ी है, और जिस तरह तुम लोग काम कर रहे हो उस तरफ बहुत ज़्यादा असर है सेब है, मैंने तो उधर जाना नहीं है, तुम लोगों ने भी काम करना है तो जाके कर लो।
थोड़ी देर हम लोग वहां पर बैठे कि जरा नॉर्मल हो। जिस वक्त हम लोग वहां पर बैठे हुए थे उस वक्त भी अंदर से वैसी आवाजें आ रही थी जैसे लोहे की कोई बहुत भारी किसी चीज को जैसे हिलाता है, छेड़ता है, ऐसी आवाजें आ रही थी। फिर हम लोग घर चले गए। मैं तो वर्कशॉप पर भी नहीं जा सका, मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई थी। घर में गया, मैंने अम्मी अब्बू ने पूछा कि खैरियत है, तुम आज इतने परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उन्हें बताया कि ये कुछ मेरे साथ हुआ है। वहां पर तो मुझे कोई चीज बहुत सा डरा रही थी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। अम्मी ने फिर मुझे समझाया कि जिस जगह पर ये मखलूकात हों उनके पीछे नहीं जाते, ना ही उनको बुलाते हैं। जब तुम्हें पहले दिन पता लग गया था कि उस तरफ कोई इंसान नहीं जा सकता, तुमने एक औरत को देखा, तुम बार बार वहां क्यों गए? मैंने नहीं कहा कि मुझे समझ में नहीं था आ रहा कि ये है क्या, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ना चाहते हुए भी मैं उस तरफ चला गया। बहरहाल मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द था, वो खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया, पाँव पर नील बन गया, पाँव में दर्द शुरू हो गया। मैं कमरे में जाकर लेट गया, थोड़ी देर सो जाता हूँ। जैसे मैं सोया मैंने इतना खौफनाक, इतना डरावना ख्वाब देखा। मैंने क्या देखा कि जैसे मैं उसी जगह पर काम कर रहा हूँ और मेरे साथ दोनों साइडों पर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इतनी खौफनाक चेहरे वाली दो औरतें हैं। उनकी बहुत लंबी जुबानें हैं, जैसे मुंह से बाहें निकली हुई, जैसे सांप होता है। जले हुए हाथ हैं, जले हुए चेहरे हैं। जैसे उन्होंने मेरे दोनों पाँव पकड़े और मुझे कहती है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं ख्वाब में भी जैसे उनसे छुड़वा रहा हूँ अपना आप। ये ख्वाब मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रियल में सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे रियल में भी ऐसे लग रहा था मेरे पाँव किसी ने पकड़े हुए हैं। मेरी आंख खुल गई, मैंने फौरन से अपने पैरों की तरफ देखा, कोई भी नहीं था। मैं घबरा गया बहुत ज्यादा, वैसे पसीने से भर गया था। मैं उठकर बैठा, मैंने जरा अपने आप को रिलैक्स किया, पानी पिया, लेकिन तबीयत मेरी बहुत सा खराब थी। उस ख्वाब के बाद जैसे मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी महसूस कर रहा था। मैं जाकर अम्मी अब्बू के पास बैठा, बहन भाइयों से बातें की, उनको बताया। वो लोग भी बड़े जैसे तजस्सुस के मारे सब पूछ रहे थे। अब्बू भी बड़े हैरान। अब्बू ने भी वही बात की चौकीदार वाली कि जो पुरानी जगह होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, तो ज़ेर इस्तेमाल नहीं होती, बाज़ का तो उन चीज़ों पर भी जिन्नात का बसेरा हो जाता है। जब ये मैंने बात सुनी मैं बहुत डर गया। फिर उसके बाद मैं रात भर नहीं सो सका। रात भर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कुछ चीज़ डरा रही है। जैसे आंखें बंद करता था मुझे कदमों की आहट महसूस होती थी, और ऐसे महसूस होती थी जैसे मेरे पास कोई चल रहा है कमरे के अंदर। आंख खोलकर देखता था, कोई होता नहीं था। अजीब हालत होगी मेरी। कभी उठकर बरामदे में जाता, कभी कमरे में आकर लेटता। उसके बाद अगले दिन मैं अपनी वर्कशॉप पर गया। रात भर तो मैं सोया ही नहीं। वर्कशॉप पर गया, वर्कशॉप पर जाकर वर्कशॉप पर आकर काम शुरू किया। एक दो लोग हैं, इनका काम किया। अब मुझे उसी कॉल आई उस आदमी की जिसने वो हमें इंजन के काम पर लगाया था। उसने कहा कि तुम वर्कशॉप पर नहीं आए, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, आज इंजन का काम फाइनल करो। मैंने से कहा कि आज तो मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल आऊँगा। कहता कि ठीक है, कल लाजमी आना, क्योंकि यहाँ पर इंजन का काम पूरा करना है तुम लोगों ने, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसे चेक करना है। वो इंजन इतना पुराना नहीं था जिस पर हम काम कर रहे थे, थोड़ी सी उसमें बस खराबी थी, रेलवे इंजन था। तो मैंने से कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद अब मैं परेशान कि मैं कैसे जाऊँ। मैं वहाँ पर जाऊँगा, कहीं वो चीज़ मुझे मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। सो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे, काम भी करना था। उस वक्त इतना मेरे जहन में आया ही नहीं कि मैं किसी मौलवी साहब के पास चला जाऊँ, किसी साहिब इल्म के पास चला जाऊँ। बस ये मेरे से गलती होगी, मुझे जाना चाहिए था। वो दिन भी मेरा ऐसे गुजर गया। मैंने कुछ देर काम किया, फिर मैं घर चला गया। मुझे बुखार हो गया, बड़ा सख्त बुखार हो गया मुझे। घर गया, जाकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, जाके कमरे में सोया। उस दिन मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया। मैंने नींद पूरी की। मैं शाम को जाकर मेडिसिन ली, कुछ बेहतर हो गया। कुछ नींद का भी उसमें असर था, मेडिसिन का भी कुछ असर था। फिर मैं जाकर सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया है। वो मैं तो एक तो मैं नींद में था, मेडिसिन का असर था। दूसरा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में आकर जिस बेड पर मैं सोता था उसके पाँव वाली साइड पर कोई औरत बैठी हुई है। उसने मुझे वाज़ेह तौर पर जगाया कि उठो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
वैसे मैंने उसको आंखें खोलकर देखा भी है, वही चेहरा था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही चेहरा जो मैंने ख्वाब में देखा था। उस वक्त थोड़ा सा मुझे जैसे होश आया, मैं उठा, मैंने उठकर जैसे देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे से कोई बाहर निकल कर गया। ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। मैं उठा, मैं उठकर बाहर सहन में आया। मैंने सहन में जाकर देखा तो मुझे कुछ ना समझ आया कि ये क्या है क्या नहीं। ये कौन मेरे कमरे में आया था? देखा अम्मी अब्बू सो रहे थे, सब बहन भाई सब सो रहे थे, फिर ये औरत कौन थी? आगे तक जाकर देखा, शहर में देखा, सीढ़ियों में देखा, कहीं कोई था ही नहीं। फिर वापस आकर सो गया। सुबह उठा तो अम्मी अब्बू को बताया, उन्होंने कहा कि वो तुमने नींद की जैसे को नींद की होती है उसमें मेडिसिन में, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा इस चीज के बारे में सोचो मत। लेकिन वो हकीकत था, वो मखलूक मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी, मेरे ऊपर उसका असर हो चुका था। बहरहाल मैं फिर अपने काम पर गया। आज हम लोगों ने वो जो ट्रेन इंजन था उसको आज पूरा करना था। दूसरे बंदे को मैंने कॉल की, उसने कहा ठीक है मैं भी आ जाऊँगा। वो कहता मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ हो ही ना जाए। मैंने उससे कहा कि आज तो वहाँ पर रश होगा, सब आए होंगे तो कुछ नहीं होता, आज के आज ही ये काम पूरा करते हैं। उसने कहा ठीक है। अपनी वर्कशॉप पर मैंने काम भी नहीं किया और मैं उधर चला गया वर्कशॉप बंद करके। मेरे पहुँचते पहुँचते वो भी वहाँ पर आ गया। उस वक्त जब हम लोग इंजन की तरफ गए, कुछ मैकेनिक वहाँ पर काम कर रहे थे। हम लोग जब बरामदे से गुजर कर जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा एक औरत जैसे उसने घूंघट निकाला हुआ है और वो बरामदे की तरफ से चलती हुई उस तरफ एक वॉशरूम वाली साइड से उस तरफ जा रही है। हम दोनों ने इस औरत को देखा लेकिन हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। जिस वक्त हम लोग काम कर रहे थे मैंने अपने आदमी से, दोस्त से कहा कि मैंने कहा भाई वो औरत कौन थी भला? या तो कभी कोई औरत नजर नहीं। कहता कौन औरत? मैंने कहा जब भी हम लोग आ रहे थे तो हमें नजर आई थी, वो जैसे को घूंघट सा निकाला हुआ था, बाथरूम वाली साइड पर जा रही थी, वो कौन थी? कहता यार छोड़ो, हमने नहीं पीछे जाना, जो भी थी छोड़ो। बहरहाल हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। करते करते कुछ नहीं हुआ। दिन के टाइम कोई आहट, कोई आवाज, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल लास्ट पर हम लोगों का काम था। शाम हो गई, हम लोग खाना खाने बाहर गए, चाय शाय पी कर आए। 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। बाकी के मैकेनिक उस टाइम जा चुके थे। हम दोनों काम कर रहे थे कि एकदम से ऐसा लगा उसी बरामदे की तरफ से कोई आवाजें दे रहा है। कोई आदमी है, आवाजें दे रहा है। आवाज उसकी बिल्कुल हूबहू ऐसे जैसे चौकीदार की आवाज है। मेरा भी नाम लिया, दूसरे लड़के का भी नाम लिया। मैंने से कहा कि शायद चौकीदार है, इसने ना वर्कशॉप बंद करनी है तो बात सुनाते हैं। कहता चलो ठीक है, क्योंकि ना ही वहां पर अकेला मैं रुक सकता था ना ही वो रुक सकता था। हमें डर लग रहा था और इंजन का काम पूरा हो चुका था, सिर्फ लास्ट पर था। हमने उसे ये बताना था कि हम लोग बस अभी आ रहे हैं। हम लोग गए, हमने उसे कहा कि भाई तुम आवाजें दे रहे हो, बस हमारा 5 मिनट का काम रह गया। उसने कहा मैंने तो तुम लोगों को कोई आवाज दी नहीं, ना मैं बरामदे की तरफ आया हूँ, ना मैंने कोई आवाज दी, मुझे पता नहीं तुम लोग काम कर रहे हो। हमने उसे कहा कि भाई तुम हमें आवाजें दे रहे हो, बरामदे में वाजे तौर पर तुम आए हो जैसे तुमने आवाजें दी है, साया भी हमने तुम्हारा देखा है। उसने कहा मैं नहीं आया, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अब बिल्कुल एंड पर काम है, अब क्या करें, जाए ना जाए। वो तो जैसे आवाजें चीज दे रही थी। हम लोगों ने फिर हिम्मत की, फिर गए। मजबूर थे, काम पूरा करना था क्योंकि वापस हमने इस तरफ अब आना नहीं था। फिर गए, जब जाकर वहां पर काम पूरा कर लिया, एंड जब किया तो एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से वही घूंघट वाली जो औरत है वो बिल्कुल सामने आकर कोने में खड़ी होगी बरामदे के। उस वक्त जो हमारी हालत थी, उधर से हमने गुजरना था, वो सामने खड़ी थी। हम डरे कि अब हम लोग आगे कैसे जाएं। हम लोगों ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, उसने भी और मैंने भी। जैसे हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो जैसे खड़ी हुई थी वही गायब हो गई। हम लोग भागे, वहां से बाहर निकले, चौकीदार को कहा कि भाई निकलो, वो चीज हमने सामने देख ली है, बिल्कुल बरामदे के पास। वो भी बेचारा डर गया, वो तो पहले ही जानता था वहां पर जिन्नात है। वहां से हम लोग निकले फौरन, वर्कशॉप उसने बंद की। अल्लाह का शुक्र है काम पूरा हो गया था। उधर से तो काम पूरा हो गया था लेकिन मेरे ऊपर इस चीज के असरात हो चुके थे।
जिस वक्त मैं अपने घर आया मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मुझे इतना सख्त बुखार हो गया, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। घर आते साथ ही मेरी हालत इतनी ख़राब, मुझे इतनी वॉमिटिंग आई कि मैं निढाल हो गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेटा हुआ था। उस टाइम होगा 10:30 पौने 11 बजे का। अम्मी आई मेरे पास, मुझे बिठाकर मेरे से बातें करती रही, समझाती रही इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, तुम किसी साहिब इल्म के पास जाओगे, तुम ज़्यादा डर रहे हो, तुम्हें फिर बुखार हो गया खौफ से। मैंने उन्हें कहा कि नहीं अम्मी, मेरे ऊपर कुछ असरात हो गए, क्योंकि वो मखलूक मुझे ख्वाब में भी नज़र आ रही है, कल मुझे मेरे कमरे में भी नज़र आई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। अम्मी ने कहा पर तुम अकेले ना सो, तुम अकेले सोगे तो तुम डर जाओगे। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं अकेला नहीं सोता। अब्बू और भाई जिस कमरे में सो रहे थे, मैं भी तो जाकर एक बेड पर सो गया। आधी रात का टाइम हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बड़ी बहन जो है शादीशुदा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो नहीं आई हुई, जैसे वो कमरे में आई और मुझे आकर कहती है आप भी इस कमरे में ना सो, उस कमरे में सो जाओ, इधर तुम वैसे ही आकर सो गए हो, तुम तंग हो रहे हो, तुम उधर ही जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होता। उसने मुझे जगाया आवाज़ से, मैंने मेडिसिन भी ली हुई थी, नींद में भी था। मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं उठा, वो खड़ी होगी, नहीं तुम इधर तंग हो रहे, तुम उठो। मैं उठा, मैं जाकर उस कमरे में फिर जाकर सो गया। जैसे ही जाकर अभी लेटा, थोड़ी देर गुजरी, वो मखलूक फिर मेरे कमरे में जाहिर हो गई और आज उसने मुझे वाज़े तौर पर जगाया। इतनी खौफनाक थी, जिस वक्त मेरी चीखें सुनी सब घर वालों ने, भागे सब। उस वक्त मेरे कमरे में जो हम लोगों की वो बल्ब लगा हुआ था कमरे में, वो बल्ब एकदम फट गया जैसे। सब डर गए, शोर, अम्मी डर गए, मेरे भाई बहन डर गए, सारे शोर मच गया। उस कमरे से मुझे जल्दी से बाहर निकाला, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अम्मी ने कहा कि तुम इस कमरे में क्यों आए, जो तुम्हें कहा था तुमने इधर सोना है। मैंने नहीं कहा कि मुझे तो आलिया नजर आई, आलिया मुझे जगा रही थी और कह रही थी उस कमरे में चलो। अम्मी ने कहा आलिया कहाँ से आ गई, आलिया तो अपने घर है, आलिया यहाँ पर थोड़ी ना है, वो तो अपने घर है, वो तुम्हें कैसे जगा सकती है। तो मैंने नहीं कहा नहीं अम्मी, आलिया आई थी मेरे कमरे में, वही मखलूक थी जो रूप लेकर आई। बहरहाल सब बड़े डरे, मेरे कमरे से जैसे आवाज़ें भी आ रही थी। कमरे में चेयर पड़ी थी, चेयर को कोई जैसे छेड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। मेरी तबीयत ख़राब, मेरे जिस्म में दर्द, मेरे कानों में शोर, बहुत हालत ख़राब थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं सुबह होनी भी है या नहीं, ये मेरी कंडीशन थी। उसके बाद सुबह मेरे अब्बू मुझे लेकर गए एक साहिब इल्म के पास, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये खुद उस चीज़ के पीछे बार बार गया है, जब इसने जाकर वहाँ पर वो बुलाया, पुकारा है, वो चीज़ इस पर हावी हो चुकी थी, उसी वक्त हावी हो चुकी थी जब पहले दिन इसके पीछे आई है। वो ये मखलूक़ात किसी एक न एक इंसान को चुन लेते हैं उसके ऊपर अपना ज़ाब्ता या हमला करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे दम किया, उन्होंने कहा कि 7 दिन लगातार दम करवाना है। 7 दिन लगातार दम करवाया, हिफाजत का तावीज़ पहना, घर में पानी के छींटे मारे दीवारों पर, तब जाकर मेरी जान छूटी। उसके बाद भी मुकम्मल नहीं छूटी। पता नहीं महीने में कुछ मखसूस दिन होते थे, कभी जब चांद की 14वीं होती थी उससे 3-4 दिन पहले, कभी बिल्कुल जैसे चांद की आखिरी तारीख होती थी उन दिनों में मुझे बहुत आवाज़ें आती थी खौफनाक अपने आसपास। बहुत से मैं दरबारों पर गया, बहुत से मैं अल्लाह वालों के पास गया, मैंने बहुत बहुत इलाज करवाया। कभी तो बीच में वो मखलूक छोड़ देती थी, लेकिन कभी अगर मैं किसी पुरानी कदीम जगह पर जाता था जहाँ पर जिन्नात के असरात होते थे, फिर मुझे वो चीज़ तंग करती थी। मेरी ज़िंदगी में उसका बहुत असर है। मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकता था, जब भी मैं कब्रिस्तान से होकर आता था वो मखलूक मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, मुझे फिर डरावने ख्वाब शुरू हो जाते थे, बहुत डर लगता था, डरावनी आवाज़ें आती थी अपने आसपास। यहाँ तक कि मैं इतना डिसहार्ट हो गया था कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगी, शादी होगी, बच्चे भी होंगे, फिर भी मैं डरा डरा रहता था। अभी भी कभी कभार मेरे साथ ये होता है, अब बहुत कम होता है, बहुत कम। अल्लाह पाक ने मेरे पर करम किया, मैं उम्रा भी करके आया। जब मैं उम्रा करके आया तो 2 साल मुझे इस मखलूक ने नहीं डराया। उसके बाद मेरे एक कज़न थी, उनकी डेथ हुई। फिर मैं कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान में मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वहाँ पर एक आदमी को देखा था। वो कहाँ से आया, वो कौन था, मैं नहीं जानता। बस एकदम से जैसे वो तेज़ी से सामने से चलता हुआ आ रहा था कब्रों के दरमियान में, से वो गायब हो गया मेरे पास आके।
उसके बाद मैं बहुत डरने लग गया। अभी भी कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कब्रिस्तान के पास से भी गुजरता हूँ तो मैं डरने लग जाता हूँ, मुझे आवाज़ें आने लग जाती हैं। अभी भी उस चीज़ का असर मेरे ऊपर है। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ वो यही कहते हैं कि वही असर है, उसका अभी भी तुम्हारे ऊपर असर है, लेकिन वो जाहिर नहीं हो सकती क्योंकि तावीज़ है गले में। बहुत अमलियात करवाए, खुद भी किए, सदके खैरात भी किए, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका असर रहता है। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मेरे साथ हुआ। कभी भी किसी जगह पर आपको जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए कि बाज़ औक़ात ये असरात जान नहीं छोड़ते, जैसे मेरा हाल है अभी भी। तो ये मेरी एक कहानी थी। मैं परफ्यूम नहीं लगा सकता, मैं फौतकी वाली जगह पर नहीं जा सकता, मैं अकेला ज़्यादा नहीं बैठ सकता, मुझे डर लगने लग जाता है। तो ये मेरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद आपका, अल्लाह आपको सेहत दे और आपकी मुश्किल को आसान करे और मखलूक हमेशा हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ दे, आमीन। जैसे ऐसे ही होता है कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो इतनी सख्त आसिफ ज़दा होती हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे असरात होते हैं जो इंसान का नहीं पीछा छोड़ते, पीछे लग जाए तो वो बहुत तंग करते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कभी भी ऐसी जगहों पर किसी आवाज़ आहट के पीछे डायरेक्ट नहीं चले जाते। हमें नहीं पता होता कि आगे क्या हो सकता है या क्या होगा। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों पे मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।